हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर क्लासेस। उम्मीद है कि आप लोग फिजिकल साइंस के फर्स्ट 2 मॉडल पेपर के वीडियोस देख चुके हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1.1 में क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन, हाँ मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। हमें ऑप्शन क्या दिया, नॉट, मतलब कौन नहीं है वो देखना है। तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन, हाँ ये नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और नाइट्रियस ऑक्साइड ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर पूछा क्या गया, नॉट, मतलब कौन नहीं है। जो नहीं है वही हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो इसलिए नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1.2 में मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ इज। तो चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म कौन है, बोलिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी होगा, वी वेर इज टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ ग्रीन हाउस सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हैज a vapor density of 13, what's the molecular formula। देखिए एक ग्रीन हाउस सब्सटेंस है जिसमें कार्बन है और कार्बन की जो डेंसिटी है वेपर डेंसिटी वो है 13। इसका हमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है 2d। क्या होता है बोलिए, 2d। d का मतलब क्या, वेपर डेंसिटी, यानी मॉलिक्यूलर वेट जो है वेपर डेंसिटी का 2 गुना है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इंटू 13, वेपर डेंसिटी कितना, 13। ठीक है, 13 दुगुना कितना, 26। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 26 है। जिसका वेपर डेंसिटी 13 है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 26 है। तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट की मदद से निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए CO2 है, तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 12 है। देखिए यहाँ पर CO2 है ना, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 16। ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो यहाँ पर O2 है, तो इसका मतलब 16 इंटू क्या होगा, 2 होगा। तो 12 प्लस 16 दुगुना है 32, 12 और 32 कितना हो गया, 44। तो CO2 का तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। हमको 26 देखना है क्योंकि जिसका वेपर डेंसिटी 13 है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो 26 किसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, आइए देखते हैं। एक बार ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी में क्या देखिए, C2H2, कार्बन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 12 है। तो 12 इंटू क्या होगा, 2 होगा। तो 12 दुगुना कितना हो गया, 24 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2 है हाइड्रोजन का एटम। तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1 है। तो 1 इंटू 2 होगा, 1 दुगुना कितना होगा, 2 ही होगा। 2 1 2, 24 और 2 कितना होगा, 26। तो देखिए C2H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना मिला, 26 मिला। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका वेपर डेंसिटी 13 है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, C2H2। क्यों, क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 26 आता है और जिसका वेपर डेंसिटी 13 है, जो कार्बन ग्रीन हाउस सब्सटेंस है जिसमें कार्बन कंटेन है और इसका वेपर डेंसिटी 13 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 26। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H2, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है कितना, 26 आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो बैक स्किप कीजिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी क्या होंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट लाइट अपन इंटरिंग अ डिस्पर्सिव मीडियम splits into various constituent colors because in that medium। देखिए व्हाइट लाइट जब जो है डिस्पर्सिव मीडियम पे गिरते हैं तो क्या होता है, वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, तो किसके वजह से, बिकॉज इन दैट मीडियम, उस मीडियम में किसके वजह से ऐसा हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ व्हाइट कलर इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ रेड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्हाइट कलर की वेलोसिटी जो है ज़्यादा है और रेड कलर के वेलोसिटी से नहीं। रेड कलर के वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है और व्हाइट कलर की वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। तो ये ऑप्शन राइट नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर इज लेस। वायलेट कलर की वेलोसिटी लेस है, कम है, देन द वेलोसिटी ऑफ रेड कलर की वेलोसिटी से। तो ये सही है, इसी वजह से ऐसा होता है। हम लोग जानते हैं जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पर गिरती है तो वो 7 कलर में बढ़ जाते हैं। एक रे ऑफ लाइट व्हाइट जब प्रिज्म पे गिरते हैं तो वो 7 कलर में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, 7 कलर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विवग्योर कहते हैं, VIBGYOR। ओके, वायलेट कलर जो है ज़्यादा डिविट होता है, ये V होगा, IBGYOR। ओके, तो इसके जो है वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी ज़्यादा है और वायलेट की वेलोसिटी कम है। इसी वजह से क्या होता है, सबसे नीचे हो जाता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो वेलोसिटी ऑफ
वायलेट कलर इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ रेड कलर। इसी वजह से जो है व्हाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यानी कितने कलर में होता है, 7 कलर में। इस 7 कलर में जो स्प्लिट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहता है, स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट यानी रे थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज सच दैट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस आर इक्वल। देखिए, एक प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म से क्या करता है, एक लाइट पास होता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म के। ठीक है, द डेविएशन ऑफ द रे विल बी, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमको निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये है इक्विलेटरल, मान लेता है ये है इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। यानी ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल भी 60। इस एंगल का कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से डिनोट किया जाता है। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 60, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ओके, तो मान लिया कि ये इंसिडेंट रे है, IR इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल होगा और ये बेस की तरफ क्या होगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर से पास हो जाएगा, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, ER। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करने पर और इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करने पर यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, जिसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, यही निकालना है। हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू होता है I1 + I2। I2 भी कह सकते हैं इसको, इस एंगल को I2 कह सकते हैं या एंगल ऑफ इमरजेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो I1 + I2 कह सकते हैं या एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, हमको दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये बराबर है। ठीक है, तो इक्वल टू, तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस ये 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3/4 × A। ओके, यानी 3A/4 है ना। एंगल ऑफ इमरजेंस कितना, 3/4/A। तो एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बराबर है, तो यानी ये भी 3A/4 होगा और एंगल ऑफ इमरजेंस भी 3A/क्या होगा, 4 होगा, और ये माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 3A और 3A कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सॉल्व करके, है ना। माइनस क्या होगा, 4A। ठीक, तो 6A में 4A माइनस करेंगे कितना बचेगा, बोलिए 2A/4। A कितना, A मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना, 60 डिग्री। तो इसका मतलब दिख रहा है ना, 2A/4, तो 2A/4, A कितना 60, तो 2 × 60/4। अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 2 2 4, 2 2 2 3 6, यानी कितना मिला, 30। तो इसका मतलब एंगल ऑफ जो डेविएशन होंगे वो होंगे 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, I1 + I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। I2 को एंगल ऑफ इमरजेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, एंगल ऑफ 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो इसका मतलब 3/4 × A हो जाएगा, तो 3A/4 हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस 3A/4 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 3A/4 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है इक्वल एंगल है। तो 3A/4 + 3A/4 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो ए की वैल्यू यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, 60 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 डिग्री। एक बार मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज एन एम्पियर। इनमें से कौन एम्पियर है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं I = क्या, Q/T। ठीक है, करंट के यूनिट एम्पियर, ओके, और चार्ज के यूनिट कूलम, टाइम के यूनिट सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। तो देखिए ऑप्शन ए राइट होगा, कूलम पर सेकंड। ठीक है, 1 BOT इज इक्वल टू डैश जूल। तो 1 BOT इक्वल टू कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ EMF की वैल्यू, ओके, द वैल्यू ऑफ EMF डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, नहीं,
स्लाइटली डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, ये भी सही नहीं है, ये इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, थोड़ा भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, हाँ नहीं डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है, हाँ ये चारों तीनों में से कोई नहीं है, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड इज, थर्ड पीरियड के जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैं बार बार आप लोगों को वीडियो में बोला हूं, वो है क्लोरीन। क्लोरीन के सबसे ज्यादा, क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 17 में है, पीरियड नंबर 3 में है, ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, अरेंज करना है, किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से। तो हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल के अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, माना एटॉमिक साइज कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग इन साइज में हमको अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग में क्या होगा, छोटा पहले, उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन है, ये पीरियड नंबर 2 में है, ठीक है। हम लोग जानते हैं पीरियड में हाइड्रोजन यहाँ होता है और हीलियम यहाँ होता है, उसके बाद क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 3 चीज़ हमको दिया हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन मिलता है, इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा होगा, तो इसका ज़्यादा है, इसका इससे कम, इसका इससे कम, यानी सबसे एटॉमिक साइज किसका कम है, फ्लोरीन का। तो इसका मतलब हम लोग को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो इसका मतलब फ्लोरीन पहले होगा, उसके बाद इससे बड़ा इसका है तो ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक साइज किसका है, नाइट्रोजन का, इसलिए नाइट्रोजन लास्ट में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस टाइप का साइज को लेके आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके आ जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेके आ जाता है, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को लेकर आता है, आयनाइजिंग प्रॉपर्टी को लेकर जाता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को लेकर आता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन, तो कोवलेंट बॉन्ड किसमें पाया जाता है, HCl मॉलिक्यूल में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, हम लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो है नॉन मेटल के बीच में होता है, और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, लिथियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो इन तीनों में कौन सा बॉन्ड होगा, इन तीनों में जो है आयोनिक बॉन्ड होगा, और कोवलेंट बॉन्ड इसमें होगा, इसलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, तो देखिए एक चीज आप लोग याद रखिए, NCR-PaO, NCR मतलब नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, यानी कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड में रिडक्शन होता है, देखिए रिडक्शन एट कैथोड, चलिए ठीक है। और PaO का मतलब क्या, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, इसका मतलब एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो देखिए ऑक्सीडेशन एट एनोड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। आप अच्छा, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडेशन को OIL से याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन को RIG से याद रख सकते हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। चलिए अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन हासिल हो तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये Which reaction occurs at cathode for electrolysis of water, देखिए कैथोड में कौन से गैस जमा होते हैं, पहले बोल दीजिए, हाइड्रोजन, और एनोड में ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब करते हैं, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन कैथोड पे होता है, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड में क्या होता है, अभी हम लोग देखे ना, NCR नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हासिल कहाँ पे करता है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू ईच क्लोरीन एटम एक्सेप्ट व्हाइल फॉर्मिंग CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड जब बनते हैं तो हर एक क्लोरीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो कितने करेगा, देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, उसका अगर 17 है, उसका अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा सेल में 8, 2 8 10, तीसरा सेल में 7, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ईच क्लोरीन एटम जो है कितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 1, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। और कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर है 20, कैल्शियम का 20, यानी इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा, प्रोटॉन भी 20 होगा, तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 8, चौथा सेल में 2, 8 8 16 16 2 18 18 और 2 20, तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लूज करता है, तो क्लोरीन का 2 एटम है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है
और दूसरा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी हर एक क्लोरीन एक एक करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में है एक। ओके, अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखिए क्या है, 2.1 में बायोगैस इज प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ डैश गैस। तो किसके एब्सेंस में बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्टे इन द एक्सोस्फीयर ऑफ एटमोस्फीयर। बोला जाता है पर कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है एटमोस्फीयर के एक्सोस्फीयर में स्टे करते हैं, रहते हैं। ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। सैटेलाइट कहाँ पे है एटमोस्फीयर के, कहाँ रहते हैं? थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, कौन सा लेयर में रहते हैं? यहाँ पर एक्सोस्फीयर बोला है, सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में कौन सा एनर्जी, फॉसिल फ्यूल में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? तो केमिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273 केल्विन। तो -273 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। ओके, तो ये फॉल्स होगा, क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीटी डायग्राम ऑफ चार्ल्स लॉ इंटरसेक्ट द टेम्परेचर एक्सिस एट विच टेम्परेचर। तो एट विच टेम्परेचर होगा? एट 0 केल्विन होगा, ठीक है। 0 केल्विन पर जो है, केल्विन पर जो है इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म when the object is placed at focus of spherical mirror। spherical mirror के अगर हम spherical mirror के अगर हम फोकस पे, ये सेंट्रल कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल, अगर हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ पर इमेज बनता है? तो इन्फिनिटी पे बनता है। इन्फिनिटी पे रखने से फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखने से इन्फिनिटी पे बनेगा। तो आंसर होगा इन्फिनिटी। कहाँ पर इमेज बनेंगे? फोकस पे ऑब्जेक्ट रखने से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और में है, ठीक है। तो देखिए बोला गया क्या पर कि अगर लाइट की वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, एक मीडियम में, तो व्हाट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI से मैं लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईयर या वैक्यूम लिख सकते हैं, इन ईयर बाई, या वैक्यूम कह सकता है, इन ईयर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इस मीडियम, जो मीडियम यहाँ पर दिया गया है, इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है? 2 × 10⁸ मीटर। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड लगाना है, 3 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 1.5 मिलेगा। 2 1 2 बचेगा 1, पॉइंट के लिए 0, 2 5 10, कितना मिलेगा बोलिए? 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1.5। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मीटर पर सेकंड कट जाएगा, ठीक है। ये एक रेशियो है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर होगा 1.5, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला आप लोग जो है नोट कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम लिख सकता है, बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। देखिए, हाउ कैन वी कंट्रोल द एक्सपोजर टाइम इन अ सिंपल कैमरा। सिंपल कैमरा में एक्सपोजर टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकता है? एक्सपोजर टाइम को कैसे कर सकता है? बाय कंट्रोलिंग द अपर्चर ऑफ द लेंस। ओके, तो लेंस के अपर्चर को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपोजर टाइम को कंट्रोल कर सकता है इन सिंपल कैमरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, रेड लाइट हैज डैश वेवलेंथ, दैट्स व्हाई इट्स यूज एज डेंजर साइन। देखिए रेड लाइट के किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से रेड लाइट को जो है डेंजर के साइन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो रेड लाइट हैज डैश वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की वजह से? लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड,
आप लोग कमेंट में बताइएगा कि CFL का फुल फॉर्म क्या है, CFL का फुल फॉर्म क्या है और CFL में कौन सी गैस भरी जाती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज इफ 3 एम्पियर करंट इज फ्लोन फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट से अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो तो टोटल चार्ज क्या होंगे। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू Q/T होता है करंट के फॉर्मूला से। तो I कितना, करंट 3 एम्पियर, ठीक है। तो 3 इक्वल टू चार्ज निकालना है तो Q रह जाएगा। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम लोग सेकंड बनाएंगे तो 10 इंटू 60 सेकंड का क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं दबाना है, Q के साथ 1 को गुना तो Q के साथ 1 को गुना करेंगे तो Q होगा 600 को 3 से करेंगे तो 6 है 1800 कूलम होगा, 1800 कूलम होगा। टोटल चार्ज पूछा गया 1800 कूलम। इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 पावर कितना, 10 पावर 3 ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो 1800 कूलम लिखने से भी 1.8 इंटू 10 पावर 3 ऐसे भी राइट है, ठीक है। तो जो लिखना है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है वो लिखना है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या है, M1L स्क्वायर T पावर -3 I पावर -2, ये है डायमेंशन किसका, रेजिस्टेंस का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये और में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ आ सेल इज 1.5 वोल्ट, एक्सप्लेन। देखिए सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या 1.5 वोल्ट है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अगर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 है, ये रेटिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेल जो है ओपन सर्किट में 1.5 मैक्सिमम जो है, ओपन सर्किट में मैक्सिमम 1.5 इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो क्लोज सर्किट में होंगे उसमें क्या होंगे, उसमें 1.5 वोल्टेज होंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करंट इज पास इन द बार्लोज व्हील। तो डीसी करंट, कौन सा करंट, डीसी करंट, ओके। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा करंट को यूज किया जाता है, ठीक है। और एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, इसका डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है बता दीजिएगा, ठीक है। आइए मैच करते हैं। देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम। आइए मैच करते हैं। नोबल गैस, तो नोबल गैस क्या होंगे, आर्गन होंगे, ठीक है। कौन होंगे, आर्गन होंगे। क्विनेज मेटल, तो क्विनेज मेटल जो है गोल्ड, कॉपर और कौन है, सिल्वर है, यानी Au, Cu और सिल्वर Ag। ये तीनों मेटल को क्या कहते हैं, क्विनेज मेटल्स। तो यहाँ पर गोल्ड है इसलिए गोल्ड के साथ मैच होगा, कॉपर नहीं है, सिल्वर नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम है, ठीक है। अल्कली मेटल कौन है, पोटासियम अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है। चैल्कोजन एलिमेंट, तो चैल्कोजन सल्फर होगा। ग्रुप 16 के एलिमेंट को चैल्कोजन कहा जाता है, इसको कैल्सोजन भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आप जो पढ़ना है आप पढ़िए, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स होगा। क्रिस्टलाइन NaCl से जो है करंट कंडक्ट नहीं होगा। सॉलिड होता अगर, सॉरी फ्यूज अगर होता या मोल्टन अगर होता तो इससे करंट कंडक्ट होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूज NaCl में या मोल्टन NaCl में जो है आयन जो होता है फ्री होता है, और फ्री आयन्स होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, करंट पास होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए, आयन्स फ्री होना चाहिए। तो फ्री आयन कब होंगे, फ्यूज NaCl लेंगे या मोल्टन NaCl लेंगे तो होंगे NaCl में आयन्स फ्री, तभी क्या होगा, करंट कंडक्ट होगा। इसलिए क्रिस्टलाइन NaCl से या सॉलिड NaCl से अगर आ जाए करंट कंडक्ट होगा, नहीं होगा, फॉल्स है ये, ठीक है। तो फॉल्स होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ कोवलेंट कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम कंटेन्स अ पेयर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए लोन पेयर किसका होता है सेंट्रल एटम में, अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया NH3। अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर बताऊं तो N, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये होता है अमोनिया का स्ट्रक्चर, और ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, इसको हम कहेंगे क्या, लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 2 कोवलेंट कंपाउंड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर। 2 कोवलेंट कंपाउंड का नाम बताना है जो वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अमोनिया और HCl, NH3 और HCl, ये 2 कोवलेंट कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल। इथाइलिन मॉलिक्यूल के दो कार्बन एटम के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इथाइलिन ये क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, इथाइलिन का फॉर्मूला क्या है? C2H4। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स टू विच एनर्जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है? किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट, CuSO4। अगर यहाँ पर कॉपर ना आकर के गोल्ड आ जाए, Au यानी गोल्ड, अगर गोल्ड आ जाए तो क्या होगा? या अगर सिल्वर आ जाए, सिल्वर, तो क्या होगा आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड अगर आ जाए तो पोटासियम ओरोसियानाइड, फॉर्मूला लिख लीजिए CN होल ट्वाइस। और सिल्वर आ जाए तो पोटासियम अर्जेंटो साइनाइड, ये है उसका फॉर्मूला। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम बताना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? CH3COOH एसिटिक एसिड। और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको छोड़कर। ओके, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। तो देखिए सेक्शन सी का आंसर मैं बताने वाला नहीं हूँ, और ऐसे ही वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। ये सब क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कर लेना है। एक बार आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए सेक्शन डी के क्वेश्चंस देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।